एक 33 साल की खूबसूरत साउथ एक्ट्रेस जो खुद एक बड़े पुलिस अधिकारी की बेटी है। बड़े बड़े फिल्मों में उसने काम किया है, लेकिन वो गोल्ड स्मगलिंग में पकड़ी जाती है। उसके बाद कुछ उसकी इसी तरीके की तस्वीर अब सामने आती है जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ चुके हैं, लेकिन जब पिता के पास ये खबर पहुंचती, पिता कहते कि मैं डीजीपी हूं, लेकिन मेरी बेटी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरी सौतेली बेटी है और जब से उसकी शादी हुई है तब से मेरा उस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब हम डीजीपी साहब की कुंडली खंगाल रहे थे तो हमें पता लगा कि डीजीपी साहब पर भी कुछ इसी तरीके के इल्जाम लगे थे लगभग 11 साल पहले, जब उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। एक जगह से उठाकर उन्हें दूसरी जगह फेंक दिया गया था। ये जो जब आईजी थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, तब इनके गनमैन या कहें जो इनके जो बॉडीगार्ड थे और कुछ और कांस्टेबल मिलकर एक रेड करते हैं। और एक बस पर जब रेड करते हैं तो एक बिजनेसमैन को पकड़ते हैं। उस बिजनेसमैन से ये कुछ सामान जब्त करते हैं। उस सामान की जो कीमत थी वो थी 2 करोड़ 27 लाख रुपए। अब सोचिए, एक बस से बिजनेसमैन को उठाया जाता है, उसे 2 करोड़ के लगभग सामान को जब्त किया जाता है, लेकिन सरकारी कागज पर और बड़े अधिकारियों को कितनी रकम दिखाई जाती है? दिखाई जाती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए ही जब्त किए हैं। अब जैसे ही इस बिजनेसमैन को या कहें इस ज्वेलर को ये सारी चीजें पता लगती हैं, ये मैसूर के थाने में दौड़े दौड़े पहुंचता है कि जनाब मेरे साथ गलत हुआ है। ये जितनी जब्ती दिखाई जा रही है उससे ज्यादा की जब्ती हुई है, लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती, और दिखाया गया है सरकारी कागज में महज 20 लाख रुपए। उसके बावजूद ये जो पुलिस अधिकारी हैं मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैंने और पैसे दूं तो मैंने और पैसे नहीं दे सकता हूं। अभी जो ज्वेलर था, जब इसकी बात सामने आती है, खुद सीएम भी चाहते थे कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जो आईपीएस अफसर के रामचंद्र राव, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, बकायदा जो स्टेट की जो सीआईडी होती है वो कई तरीके के सवाल खड़े करती है आईपीएस के रामचंद्र राव पर। यह कहती है कि शायद हो सकता है ये इसमें सम्मिलित हो, लेकिन ऐसे कोई प्रूफ मिलता नहीं है और पता लगता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के बाद इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। कैसे? तो खुद उनकी बेटी 11 साल बाद एयरपोर्ट से कुछ इस तरीके से पकड़ी जाती है। और जब हम इस पे जांच कर ही रहे थे, पड़ताल कर ही रहे थे कि इनकी बेटी इतनी आसानी से, जो इतने रसूखदार है, खुद इतनी फेमस एक्ट्रेस है, कमाई की और पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इसे दुबई से भारत गोल्ड लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? कितना क्या भारी भरकम पैसे मिलते हैं? कितने पैसे मिलते हैं एक ट्रिप से? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लगभग आपको कुछ करना नहीं है, 2 से 3 घंटे फ्लाइट के अंदर बैठना है और लगभग लगभग 50 से 60 लाख रुपए प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम के और एक बड़े अधिकारी की बेटी हैं। कोई आपकी चेकिंग नहीं करेगा, आपके लिए सरकारी गाड़ी एयरपोर्ट के सामने आके रुकेगी और बड़े ठाट बाट के साथ, आंखों में काला चश्मा लगाकर और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप जाकर गाड़ी में बैठिए और 50 से 60 लाख रुपए आपके कदमों में होंगे। कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। अब यह कहानी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन जांच एजेंसियों की नजर पड़ती है मैडम पर और तब पता लगता है कि ये जो कुंडली है, ये जो नेक्सस है, बहुत ही भारी भरकम है। तो इसलिए आज डिकोडिंग क्राइम में आपके मन में जितने भी सवाल जो जाग रहे हैं, जो लोग समझना चाहते हैं कि भारत में गोल्ड क्यों लाया जाता है, क्यों गोल्ड स्मगलिंग होती है, तो तमाम तरीके से जो भी सवाल हैं आपके मन में, आज हम उसको उजागर करेंगे। सबसे पहले यह बताएंगे कि देखिए, दुबई से भारत में अगर आपको सोना लाना है तो इसमें प्रॉफिट कितना होता है, जो स्मगलर्स क्यों गोल्ड स्मगल करवाना चाहते हैं, और ये जो स्मगलर थे इनकी फेवरेट कैसे बन गई एक एक्ट्रेस, क्योंकि एक्ट्रेस को मनाना कि भैया आपको चोरी कर कर सोना ले जाना है भारत में और टैक्स भी बचाना है। तो ये जो एक्ट्रेस है कैसे इस दलदल में फंसी हैं, कितनी प्रॉफिट होता था कि इतनी आसानी से ये मान गए। और मान लीजिए कि अगर ये एक्ट्रेस कल को कह दी कि देखिए मैंने तो ये सोना खरीदा है, अब ये मेरे ही पैसे, जो मैं इतनी खून पसीने की मेरी कमाई है, उसी पैसे से मैंने सोना खरीदा है, फिर भी ये चंगुल में फंस जाएंगी
क्यों? अगर आप खुद के पैसे से भी सोना खरीदते हैं तब भी आप कानून तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। अब तीसरी चीज कि ये जिस तरीके से जो मैडम है इनके कुछ किलोग्राम के सोना लेके आई हैं, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा मोहरा है। जो बड़े बड़े मोहरे हैं वो लगभग लगभग 100-200 किलो सोना किस तरीके से हेराफेरी कर देते हैं, उसकी बकायदा एक डिटेल रिपोर्ट है जो आज हम आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि अगर आप गोल्ड स्मगलिंग या कहें विदेश से गोल्ड लेकर भारत आते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके साथ क्या कार्रवाई होगी, कितने साल आप जेल के अंदर रहेंगे और कैसे आप इससे बच सकते हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट आज डिकोडिंग क्राइम के अंदर समझेंगे हम। तो डीजीपी की बेटी होने का फायदा उठा रही थी रान्या राव और उसी का फायदा उठाकर वो लगातार एक ट्रिप में 50 से 60 लाख रुपए बड़ी आराम से कमा रही थी। तो अब सवाल उठता है कि अगर डीजीपी की बेटी हैं, एक आर्किटेक्ट की पत्नी हैं, खुद भी एक्ट्रेस हैं, घर में पैसा है, अच्छी शोहरत है, अच्छा नाम है, उसके बावजूद एक आईपीएस की बेटी, एक एक्ट्रेस, एक आर्किटेक्ट की पत्नी आखिर दुबई से सोने की तस्करी क्यों कर रही थी? ये अपने आप में अहम सवाल है। आप सभी को पता होगा कि रान्या राव कैसे पकड़ी गई। वो जैकेट में सोना छुपा कर ले जा रही थी। डीआरआई की उन पे कई दिन से उन्हें ट्रैक कर रही थी और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। बड़े ही ठाठ से चल रही थी, कोई डर नहीं था उनके चेहरे पर, लेकिन जब पकड़ी गई तो सूरत जरा बदल गई, जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। पर ये तस्करी हो क्यों रही थी? आखिर वो दुबई बार बार जा क्यों रही थी? अगर मैं आपको ट्रिप्स के बारे में बताऊं तो 3 महीने में 27 ट्रिप लगा चुकी थी वो दुबई के। अगर आप एवरेज निकालें तो 1 महीने की 9 ट्रिप, और अगर 15 दिन का एवरेज लगाएं तो 5 या 4 ट्रिप, क्योंकि 5-4 करके 9 होता है, तो महीने भर में वो 9 ट्रिप दुबई की लगा रही थी। तो रीज़न क्या था? तो सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। 2 कारण है। सबसे पहले की बात करते हैं कि देखिए, जो रान्या राव हैं उन्हें लगा कि अगर मैं एक ट्रिप में 50 से 60 लाख रुपए कमा रही हूँ, एक ही घंटे के अंदर, एक ही बार में कमा लेती हूँ, तो अगर मैं महीने में इतने ट्रिप मारूंगी तो और ज़्यादा पैसे आएंगे। अब पैसे कैसे आएंगे? तो देखिए, आईबीजे के मुताबिक जो भारत की अगर बात करें तो 1 किलो सोने की कीमत है 86 लाख रुपए, लगभग। वही दुबई में अगर 1 किलो सोने की ऑफिशियल रेट की बात करें तो वो है 83 लाख। यानी कि अगर दुबई से आप 1 किलो सोना लाकर भारत में कोई बंदा बेच रहा है, भारत में उसकी कोई तस्करी करके लेकर आया और बेचा, तो उसे लगभग 3.5 लाख रुपए का फायदा होगा। खड़े पर प्रॉफिट है 3.5 लाख रुपए का, और इसी का फायदा उठा रही थी रान्या राव। वो ये चीज समझ चुकी थी कि अगर वो इस तरीके से छोटे छोटे तौर पर जो सोना है वो लेकर आती रहेंगी और किसी को पता नहीं चलेगा, उनका रसूख है, तो उन्हें हर एक ट्रिप पर मोटा अगर 1 किलो की आप बात करें तो 3.5 लाख रुपए का फायदा हो। लेकिन ये जो मैडम पकड़ी गई है, कितने में पकड़ी गई? लगभग 15 किलो सोने के साथ। अब अगर आप 15 किलो के सोने को उस प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो मोटा 50 लाख के आसपास इनकी प्रॉफिट हो रहा था। इनको उतनी कमाई हो रही थी। आराम से अपनी फ्लाइट में बैठती थी, वहां पर पहुंची दुबई, वहां से उन्होंने सोना लिया जिसके साथ भी इनकी सेटिंग थी, वहां से वापस बैठी और उसके बाद ये भारत आ जाती हैं और उस एक ट्रिप के अंदर ये 50 लाख रुपए कमा रही है। अब सोचिए, महीने भर की जो इन्होंने 9 ट्रिप मारी उसमें कितने कमाए? 50 लाख को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए और देखिए हर ट्रिप में कितना कमाया। मतलब कुछ करना ही नहीं है, सीधे एक ट्रिप ले रही है और उस पर लगातार हर एक ट्रिप पे 50 लाख कमाए जा रही हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात की अगर हम बात करें कि दूसरी वजह क्या थी, तो ये समझ गई थी कि इनके पिताजी जो हैं वो डीजीपी हैं, उनका रसूख चलता है। और एक बार जब इन्होंने पहली बार ट्राई किया कि मैं सोना लेकर जाती हूँ, फिरौती वो स्मगलिंग करती हूँ, जब वो पहली बार लेकर गई तो एक कांस्टेबल थे, नाम मैं आपको बताऊँ, बसवराज नाम है उनका, तो वो कांस्टेबल मैडम जी के साथ थे। अब मैडम ने उतरी एयरपोर्ट से अपना सामान मान लिया और सीधी तरह पे बोली कि मैं डीजीपी की बेटी हूँ। कांस्टेबल ने सैल्यूट कर दिया। अब इसके बाद कभी भी जब उन्हें कस्टम या वालों ने या किसी ने कभी रोकने की कोशिश भी की तो सीधे जो कांस्टेबल थे वो हमेशा तैनात रहते थे वहाँ पर और बोलते आपको पता नहीं मैडम किनकी बेटी हैं, ये डीजीपी की बेटी हैं। अब इसके बाद सभी डीजीपी की बेटी देखकर छोड़ देते। इनके लिए सरकारी गाड़ी खड़ी होती थी, आराम से सरकारी गाड़ी में बैठती थी और फिर ये फटाफट निकल जाती थी जहां पर इन्हें जाना होता था और इस तरीके से हर ट्रिप पे पैसे कमाए जा रही थी। तो 2 रीज़न आपको पता लगे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि भाई अगर मैं दुबई गई हूँ, मैं अपने पैसे से सोना खरीद के लाई हूँ, तो इसमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? रान्या राव भी अगर ये सवाल उठाई है, बहुत से लोगों के मन में इस तरीके के सवाल होंगे कि अगर मैं या आप में से कोई शख्स बाहर गया, उसने अपने पैसे से सोना खरीदा, वो वापस भारत लेकर आ रहा है, तो इतनी चिकचिकबाजी क्यों? वो अरेस्ट कैसे हो सकता है? तो
तो इसके लिए हमारा एक अधिनियम है 1962 का, कस्टम ड्यूटी के लिए जो लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए समझना। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ जो हमने आपके लिए डेटा तैयार किया है उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ। ये अलग अलग है, बच्चों का, पुरुषों का और महिलाओं का। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों का और बात करेंगे सीधे दुबई की ही। अगर मान लीजिए दुबई से कोई पुरुष 20 ग्राम तक सोना लेकर आ रहा है तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी 20 ग्राम तक सोने पे। लेकिन अगर उसने 20 से 50 ग्राम के बीच में कुछ सोना है तो उस पर आप 3% का कस्टम लगाएंगे। 50 से 100 ग्राम का अगर हो जाता है तो उस पर 6% का कस्टम लग जाएगा। और 100 ग्राम सोना अगर कोई पुरुष लेकर आता है तो उस पर 10% की कस्टम ड्यूटी लगती है और वो आपको देनी होती है। अब अगर इसी को बचाकर आप छुपा कर लाएंगे सोना तो आप फंसेंगे। अगर आपके लिए जो रूल बने हैं, जैसे मान लीजिए 20 ग्राम तक सोना कोई पुरुष ला सकता है, वो ला रहा है तो कस्टम वाले उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन 20 से 50 ग्राम अगर कोई लेकर आया है और उसने कस्टम की जो ड्यूटी लगती है 3% वो चुका दी है तो उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से छुपा कर स्मगल करके जो लोग आजकल विग में लगाकर सोना ले आते हैं, जैकेट में जैसे मैडम छुपा कर ला रही थी, कुछ लोग मलाशे में छुपा लेते हैं, कुछ प्राइवेट पार्ट्स में छुपाते हैं, अपनी अंडरवेयर में छुपा कर लाते हैं सोना, तो इस तरीके से जो कस्टम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं वो लंबा नपते हैं। तो ये हो गई पुरुषों की बात। अब अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को छूट है 40 ग्राम तक, यानी पुरुष 20 ग्राम ला सकते हैं और महिलाएं 40 ग्राम तक सोना ऐसे ही लेकर आ सकती हैं। इसके बाद अगर 40 से 100 ग्राम का सोना किसी महिला को लेकर आना है तब उसे 3% की कस्टम ड्यूटी देनी होगी। इसके अलावा 100 से 200 ग्राम अगर कोई महिला सोना लेकर आ रही है तो उसे 6% की ड्यूटी देनी होगी। 200 ग्राम से ज़्यादा अगर कोई महिला लाती है तो 10% की कस्टम ड्यूटी लगती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जो इकाई बनाई गई है वो दोनों अलग अलग हैं और दोनों मेल नहीं खाती। अब बच्चों के लिए भी एक नियम है। बच्चों के लिए नियम यह है कि 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो ड्यूटी फ्री गोल्ड ला सकते हैं, लिमिट है 40 ग्राम। लेकिन उनके साथ उनके जो अभिभावक हैं, जो भी शख्स आ रहा है उसके साथ बच्चे को अपना रिश्ता प्रूव करना होगा। अगर उसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी बहन है, उसके चाचा ताई कोई भी है और उसके पास सोना इतना मिलता है तो उस बच्चे को अपने जो रिलेटिव हैं उनके साथ कोई रिश्ता प्रूव करना होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों से भी स्मगलिंग करवा सकते हैं, उनके जरिए भी सोना इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। उन्हें लगेगा कि बच्चे पे किसी को शक होगा नहीं, कस्टम वाले बच्चों को क्यों पकड़ेंगे, और इसी सब चीज़ों के लिए वो बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रही थी रान्या राव, जो बड़े ही आराम से अपनी जैकेट में छुपा कर ला रही थी। इस बार तो वो जैकेट के चक्कर में पकड़ी गई, हो सकता है इससे पहले वो कहाँ पर सोना छुपा कर लाई हो। अब एक और अहम सवाल उठता है कि जो ये एक्ट्रेस पकड़ी गई हैं क्या ये किसी बड़ी रैकेट का हिस्सा है? तो फिलहाल जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो जांच पड़ताल की गई है, उसमें जो एजेंसी है उसका कहना है कि फिलहाल जो इनका पैटर्न है, जिस तरीके से ये सोना ला रही थी, पता लग रहा है कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने लिए स्मगलिंग कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ 5 से 7 लोग मिले हो सकते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा नेक्सस है। क्योंकि ये बड़ी मात्रा में कभी सोना नहीं लेकर आई। ये जैसे 15 किलो लेकर आई, 5 किलो लेकर आई, 10 किलो लेकर आई, 2 किलो लेकर आई, इस तरीके से जो लेकर आ रही हैं उसमें बड़ी मात्रा में ऐसा कुछ नहीं मिला कि कोई बड़ा शख्स या बड़े बड़े जो स्मगलर्स होते हैं वो इनके साथ शामिल हो या किसी रैकेट का हिस्सा हो। लेकिन हाँ, अपने लिए ये ऐसा ज़रूर कर रही थी और इनकी पैठ बनी हुई थी और हर हमेशा ये एक ही फ्लाइट बुक कर रही थी, लगातार उससे आ जा रही थी। यही सब चीज़ें जो हैं DRI को खटक गई, इनको ट्रैक किया गया और ये पकड़ी गई। अब इस पूरी डिकोडिंग क्राइम का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर दुबई से जो हमारा जो गोल्ड होता है वो कमर्शियल स्मगलिंग कैसे होती है। जैसे जो रान्या है वो कमर्शियल स्मगलिंग नहीं कर रही थी, वो एक तौर पर इंडिविजुअल स्मगलिंग थी। वो चुपचाप अपने पॉकेट में छुपा कर ले आई, बालों में छुपा कर ले आई, इनर गारमेंट में छुपा कर ले आए, इस तरीके से जो लोग लाते हैं सोना, वो वैसा केस था। लेकिन बड़े पैमाने पर जो गोल्ड है, जो स्मगलर्स हैं वो कमर्शियल स्मगलिंग करते हैं। आखिर वो कैसे करते हैं? तो इसका एक ही जवाब है SEZ, यानी कि सोशल इकोनॉमिक जोन। कायदे से अगर मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में बताऊं, इस चीज़ के बारे में बताऊं, तो ये कुछ ऐसे बंदरगाह, कुछ ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जो हर देशों में बने होते हैं, हर राज्यों को कनेक्ट करते हैं, जहां पर बिजनेस किया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो शिप होती हैं उनसे कितना बिजनेस किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र का मुंबई का जो बंदरगाह है, यहाँ पर शिप आती हैं अलग अलग जगह से, दुबई से आ रही हैं, वहाँ से गोवा से कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दमन एंड दीव से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ से आकर शिप लगती हैं, फिर उनसे सामान निकाला जाता है। तो SEZ में फ़ायदा ये होता है क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादातर एक्सपोर्ट का सामान बनता है, मतलब कि रॉ मटेरियल आता है, कोई बिजनेस कर रहा है कोई शख्स, वो अपना सामान मंगाता है,
बड़ी बड़ी कंपनियां, जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो बिजनेस ओनर हैं, वो अपना सामान इस तरीके से बंदरगाहों पर, इस तरीके से एयरपोर्ट पर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत मंगाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि वो ड्यूटी फ्री है, यानी उस पर कोई कस्टम नहीं लगता। कस्टम किस लिए नहीं लगता कि मान लीजिए मुझे पेन बनाना है और इसके लिए जो जो प्रोडक्ट लग रहा है बड़ी मात्रा में, मैं उसको मंगवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल दुबई में इसकी सारी चीज़ें मिलती हैं, पीछे का ढक्कन, ये प्लास्टिक, ये रबड़, ये बहुत सारी चीज़ें दुबई में मिलती हैं। मेरी कंपनी है पेन की और मुझे सारा प्रोडक्ट मंगवाना है, तो मैंने SEZ के जो रूट होता है उसके तहत, यानी कि कोई कस्टम ना लगे इन सामान पर, क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, फिर मैं उसे एक्सपोर्ट करूंगी, फिर मैं उसे बाहर भेजूंगी, तो इस पर कोई कस्टम नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं देना होगा एक्स्ट्रा। तो इसलिए मैंने सारा सामान SEZ के जरिए मंगवाया, मेरे जो लोग वहाँ पर खड़े थे उन्होंने कलेक्ट किया और फिर हमारी फैक्ट्री में ये चीज़ आ गई। तो सेम चीज़ गोल्ड पे भी अप्लाई होती है। जैसे कि सोना जो होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई यूज़ कर रहा है, कहीं पर किसी का काम हो रहा है, तो जो रॉ मटेरियल टाइप का गोल्ड होता है या जो इस तरीके के सोना होता है जो कहीं मतलब कोई शख्स अगर मंगाता है, उसे कोई बिजनेस ओनर या कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर उससे कुछ प्रोड्यूस होना होता है, कोई प्रोडक्शन होना होता है। तो होता यह है कि इसका फ़ायदा उठाते हैं स्मगलर्स। वो क्या करते हैं, क्योंकि जो SEZ का रूट है, यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर चीज़ें जो हैं वो बनकर आती हैं, ना कि आप 2 किलो मंगवाइए, 3 किलो मंगवाइए। यहाँ पर 500 टन चीज़ें आती हैं, मान लीजिए 20-25 किलो, 30-35 किलो, 100 किलो, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो कभी भी यहाँ पर सोना ना 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो नहीं आता, यहाँ तक कि 20 किलो भी सोना इससे अगर कोई मंगवाना चाहे तो नहीं मंगवा पाएगा। मोटा एक प्रॉपर कार्टन बना होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सामान उस पर आता है, तो छोटा सा सामान लेकर आपके नहीं आएंगे। अब जो स्मगलर्स हैं वो इसी का फ़ायदा इस तरह से उठाते हैं। दरअसल मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि अगर मुझे स्मगलिंग के लिए ही सोना मंगवाना है, तो मुझे किसी स्मगलर से, जो मेरा वहाँ पर नेक्सस चल रहा है, उससे मान लीजिए मुझे 5 या 7 किलो सोना मंगवाना है, तो मैंने 7 किलो सोना उनसे मंगवाया। इसके अलावा मैं नकली सोना भी बनवाऊंगी, वो करीब होगा आपका 30 किलो, 40 किलो या 50 किलो, मान लीजिए नकली सोना बनवाया। अब 50 किलो नकली सोना हो गया और 7 किलो असली हो गया 57। अब ये जो है एप्लीकेबल है SEZ के रूट के तहत आने के लिए। पूरी पैकेजिंग हो जाती है SEZ के रूट के तहत, पूरा सामान आता है स्मगलर्स का, जो सोना उन्होंने मंगाया वो आकर, अगर वो एयरपोर्ट का रूट है तो एयरपोर्ट के जरिए आया, अगर वो बंदरगाह के जरिए आना है तो बंदरगाह के जरिए आ जाता है। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है स्मगलिंग का। मैं आपको समझाती हूँ एयरपोर्ट के तरीके से। ड्यूटी फ्री सामान आपका आ चुका है एयरपोर्ट पर सारी चेकिंग के द्वारा, क्योंकि SEZ जो के तरफ से जो सामान आ रहा है उसमें बाद में फिर चेकिंग नहीं होती, क्योंकि उनका माना जाता है कि बिल्कुल ड्यूटी फ्री सामान है, उस तरीके से आया है और अब एयरपोर्ट पे दोबारा चेकिंग नहीं होगी, कस्टम वाले नहीं देखेंगे। अब वहाँ पर जब एयरपोर्ट पर आपका प्लेन उतरा, वहाँ से पूरा सामान उतर कर आया, ट्रॉली लग कर आई, सारा सामान जब बाहर आ गया, तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है जो उस असली सोना लेने आया होता है, और जो असली सोना और नकली सोना जो मिले हुए थे उसको लेकर भी एक शख्स आया होता है। 2 लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, सेम बैग होते हैं। अब चुपचाप कोई ऐसी जगह ये लोग ढूंढते हैं, कोई वॉशरूम ढूंढते हैं, कहीं पर चुपचाप बैठकर कि हम बैग से जो असली सोना है वो निकाल कर ट्रांसफ़र कर पाएँ और नकली सोना दूसरे बैग में रह जाए। तो ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं। जगह जब इन्हें मिल जाती है तो वहाँ पर बड़ी आसानी से शिफ्टिंग करते हैं और इस तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल पूरी, जिसे कहते हैं ना, रूल के तहत, जो रूल बनाए गए हैं उनके तहत एक लूप होल इन लोगों ने निकाल लिया कि कैसे हम जो सोना हमें तस्करी करना है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, यानी नकली सोना बनवा सकते हैं। और प्रॉपर एक लूप होल है और इस पर बहुत तरीके से जो हैं, जो कस्टम वाले हैं, जो DRI वाले हैं, वो ये सब चीज़ें जानते भी हैं, बहुत तरह से पकड़ते भी हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े पैमाने पर जो ये स्मगलिंग है वो छूट जाती है इनकी आंखों के सामने। रूल को फॉलो करते हुए बड़ी ही आसानी से बड़े बड़े जो सोना तस्करी हो रही है, बड़े आराम से ये लोग कर लेते हैं। तो SEZ रूट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल स्मगलिंग के लिए। फिलहाल जो रानिया राव थी वो इंडिविजुअल स्मगलिंग कर रही थी, बहुत ही बारीकी से इनको समझ में आ गया था कैसे ये अपने पिता का जो रसूखदार रुतबा है उसका इस्तेमाल करके स्मगलिंग कर सकती हैं। अब बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि आखिर भारत जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। आखिर जो स्मगलर्स हैं उनके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है, कि भाई दुबई से स्मगल होकर आ रहा है, अजरबैजान से स्मगल होकर आ रहा है, हर जगह से जो स्मगलिंग हो रही है वो आने के बाद भारत में गोल्ड की स्मगलिंग क्यों हुई है, भारत इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है और कैसे पूरा नेक्सस काम कर रहा है गोल्ड स्मगलर्स का। धीरे धीरे आप वो भी समझिए। और रानिया राव कैसे हो सकता कि वो किसी बड़े जो नेक्सस है उसमें भी शामिल हो सकती थी अगर इस तरीके से चलता रहता, और वो इतनी आसानी से अगर सोना आर पार कर रही थी तो आने वाले वक्त में हो सकता है वो किसी नेक्सस से भी जुड़ सकती थी।
देखिए ये जो वनिता ने आपको समझाया कि किस तरीके से सोने की तस्करी हो रही है, और बड़े प्रोफेशनली तरीके से। आप मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं साथ साथ में, 3 बैग हैं, एक जो एक शख्स लेके आया एक बैग और दूसरा 2 बैग लेके आया है। बड़ी ही आराम से उस बैग का एक्सचेंज होता है और जो नकली सोना है वो आगे लेके निकल जाता है और जो असली सोना है बाहर लेकर पहुंच जाता है। फिर ये सोना बेचा कहाँ जाता है, सोना इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए जो भारत में लगभग 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ लोगों में 25,000 गोल्ड है, 25,000 टन, 25,000 किलो भी नहीं, 25,000 टन गोल्ड घरेलू, मतलब लोगों के घर में इतना सोना रखा हुआ है। और हर साल 1 टन सोना आयात किया जाता है बाहर से भारत के अंदर। 1 टन कितना होता है? 1,000 किलो सोना बाहर से मंगवाया जाता है। मान लीजिए भारत के अंदर जो अलग अलग राज्यों से जो सोना निकल रहा है वो अलग चीजें हैं, तो 1 टन बाहर से चीजें आ रही हैं, वो भी घरेलू चीजों के लिए। सरकार जो सोना खरीद रही है वो अलग चीज है। अब जब आप इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि जो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा मार्जिन से ऊपर पहुंच जाए। अब जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें खास तौर पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के जो कई इलाके आते हैं, यहां से आप बहुत सारी चीजें ड्यूटी फ्री मंगवा सकती हैं। अब सरकार को लगा कि सोने की जो तस्करी हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है, तो 15% से घटाकर इसी साल बजट में उसे 6% कर दिया गया। लगभग 9% इसे घटा दिया गया था। माफ कीजिएगा, इस साल नहीं, पिछले साल ही घटा दिया गया था। अब जब 9% घटा दिया गया तो आप कितना बचा? 6%। मतलब आप बहुत ज्यादा अगर सोना लेके भी आते हैं तो कितना आपको टैक्स देना है? 6%। आप सोच लीजिए कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का सोना लेके आ रहे हैं तो आपको टैक्स कितना देना पड़ा? महज 6 लाख रुपए। या कोई 1 करोड़ रुपए का सोना खरीदेगा, उसके लिए 6 लाख कोई बड़ी चीज है नहीं। फिर भी वो 6 लाख रुपए को बचाने के लिए भी ये जो तमाम जो इलीगल स्मगलर्स हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से भारत में जो सोने की खपत है वो बहुत ज्यादा है। ये ऐसा मार्केट है जिसमें दिवाली हो, होली हो, धनतेरस हो, तमाम कोई भी त्योहार आ जाए लोग खरीदते ही खरीदते हैं। ये तो त्योहारों की बात हो गई। शादियों में भी लोग खरीदते हैं, अगर बच्चों का जन्म होता है तब भी सोना खरीदा जाता है। अब सोचिए इतना सोना कहां से आएगा? अगर सोना आ रहा है तो उसका एक गलत तरीका भी ढूंढा जाता है कि जिस तरीके से पैसों का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, उसे बढ़ाया जाए। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो मैडम है, ये जो साउथ एक्ट्रेस है, इन्हीं को क्यों चुना गया? क्योंकि जो एक्ट्रेस है 50 से 60 लाख रुपए का तो मुनाफा हो ही रहा था, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह कि एक सरकारी मुलाजिम और एक बहुत बड़े अधिकारी की बेटी हैं। अब जिस तरीके से जैसी मैडम एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में चश्मा लगाकर एकदम आओ ताओ में बाहर निकलती हैं, उन्हें लगता है कि बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं, और एक कांस्टेबल कहता है डीजीपी साहब की बेटी है, डीजीपी साहब की, सब साइड हटो, और मैडम आराम से निकलती हैं, गाड़ी में बैठती निकल जाती हैं। अब सवाल उठता है, वो जो सरकारी गाड़ी जब एक काम के लिए आपको ऑफिशियल वर्क के लिए दिया जाता है, सरकारी काम के लिए दिया जाता है, आप एक डीजीपी साहब की जो बेटी हैं उन्हें एयरपोर्ट से ढोने के लिए एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी टैक्स से जो टैक्स देते हैं हम इसलिए देते हैं कि जो हमारे अफसर हैं उसे सरकारी कामों में लगाए, ये नहीं इसलिए लगाए कि डीजीपी की बेटी कहीं घूम फिर के बाहर से आ रही है, उनकी खातिरदारी में एक सरकारी गाड़ी उन्हें एयरपोर्ट से पिक करे और घर तक छोड़ दे। और इसी चीज का हम बार बार यही कहते हैं, अगर सरकारी मुलाजिम ठीक से काम करे और प्रोटोकॉल को फॉलो करे तब कभी भी कोई चीजें गलत नहीं होंगी। अब जिस तरीके से कांस्टेबल तारीफ करता है कि डीजीपी साहब की बेटी, आप डीजीपी साहब है तो डीजीपी साहब को होना चाहिए था ना, उनकी बेटी का आप तरफदारी कर रहे हो, उनकी बेटी को सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल से को आराम से जाने दे रहे हो। अगर डीजीपी साहब है तो उनकी भी चेकिंग कीजिए। कुछ अफसर होते हैं जिनकी आप चेकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीजीपी साहब की बेटी के नाम पर आप उन्हें चेकिंग से जाने दे रहे हो। और इसी चीज का फायदा उठाया स्मगलर्स ने देखा कि अच्छा इनका तो प्रोटोकॉल है, इन्हें कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, पहले इन्हें शिकार बनाओ। इन्हें प्रॉफिट दिखाया गया और कहा गया कि देखो 50 से 60 लाख रुपए तो तुम्हें प्रॉफिट मिल ही जाएगा, उसमें से तुम्हें कुछ करना नहीं है, 1 से 2 लाख रुपए हमें दे दिया करना, हमारे गैंग को। अब सोचिए ये जो लड़की है, ये जो एक्ट्रेस है, इस जैसी कितनी ही लड़कियां होंगी और कितनी ही लड़कियों से दुबई से भारत सोना भेजा जाता होगा। वो गैंग भी लाखों में कमा रहा है, मैडम भी कम से कम 2 से 3 ट्रिप में 1-2 करोड़ कमा लेती होंगी, और इतने पैसे हो जाते होंगे कि बांद्रा जैसे इलाके में एक आलीशान घर भी ले ले। अब कुछ करना नहीं है,
फिल्मों में जो इनका साल भर की जो इनकी जो कमाई है वो महज 3 से 4 ट्रिप में पूरे खर्चा इनका निकल आता है और ये पूरे साल मौज में रहती हैं। और इसलिए जो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। एक बार आपको चस्का लगा कि 50 लाख रुपए एक ट्रिप में, महीने में 15 दिन के अंदर आपने 4 ट्रिप कर दिए, 50 इंटू 4 कीजिए, 2 करोड़ रुपए 15 दिन के अंदर। लोगों की जिंदगी भर की कमाई नहीं होती, ये 15 दिन के अंदर मैडम शुद्ध प्रॉफिट कमा रही हैं। अब पिछले 3 महीनों की बात करें, 27 ट्रिप मार दी है मैडम ने। अब सोचिए कितना पैसा आ रहा है और इतने पैसों का ये क्या करेंगी। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कोई समझे कि प्रोटोकॉल में सरकारी मुलाजिम बहुत बड़े ऑफिसर अधिकारी की बेटी हूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, लेकिन अगर इन्हें पकड़ा जाता है तो क्या होगा। एक अगर आम इंसान को पकड़ा जाता है, जिस तरीके से आप तस्वीरें देखते हो, कस्टम वाले बालों से सोना निकाल रहे हैं, कपड़ों से निकाल रहे हैं, मलाशय में भी लोग अपना सोना भर के ले आते हैं कैप्सूल बनाकर, जहां से आप लोग पॉटी करते हैं उस जगह भी सोने के बिस्किट या सोने के पेस्ट बनाकर वहां पर रख कर लाते हैं। अब अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जिस तरीके से मैडम को पकड़ा गया, तो क्या चीजें हो सकती है इनके साथ। कस्टम एक्ट 1962, अगर आप किसी भी इलीगल तरीके से कोई भी सामान भारत के अंदर लेकर आते हो, चाहे सोना हो चाहे कोई भी सामान हो, और इलीगल तौर पर जिस तरीके से मैडम कपड़ों के जरिए, बेल्ट के जरिए सोना लेकर अंदर आई थी, उन्हें 7 साल की कड़ी सजा मुकर्रर की जाती है। तो इस तरीके से कस्टम एक्ट 1962 कई सारी धारा लग सकती हैं। दूसरा जो विदेशी मुद्रा अधिनियम जो है, उसके तहत 1999 फेमा एक्ट कहते हैं। अब फेमा एक्ट क्या कहता है, जिस तरीके से सोने की तस्करी है, इस सोने के बदले क्या मिलता है, रुपए मिलते हैं। तो यहां पर जब पैसे मिलते हैं तो इस विदेशी मुद्रा का उल्लंघन होता है, इसमें भी 1 साल की सजा दी जाती है। अब मैडम को भी मिल सकता है। दूसरा जो हमारे कानून में जो नई धारा जोड़ी गई है वो है बीएनएस की धारा 111। इसके तहत क्या होता है कि जो ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल गुड्स के अंतर्गत उन्हें 5 साल की सजा दी जाती है। अब मैंने आपको अंग्रेजी में शब्द पढ़ के बताया कि ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल गुड, ट्रैफिकिंग का मतलब गलत तरीके से आप कोई इलीगल सामान भारत के अंदर लेके आ रहे हैं तो 5 साल की सजा। अगर मैं इन तीनों धारा को जोड़ दूं तो लगभग कहीं नहीं जा रहे 13 साल, और लगभग 13 साल के लिए मैडम अंदर हो सकती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैडम इतने सालों तक अंदर रहेंगी? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि मैडम ने बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया है, फिलहाल के लिए वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से दांव पेच लगाकर इन्हें बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, और जो स्मगलर कैसे भी चाहते हैं कि इतनी बड़ी मछली को हम कैसे इतनी आसानी से जाने दे दें, ये हमें एक एक ट्रिप में हर रोज, क्योंकि 4-5 ट्रिप में ही ये अपने तस्करों को 5 से 6 लाख रुपए दे चुकी हैं और खुद करोड़ों की कमाई कर चुकी हैं। जब डीआरआई, जो स्टेट की जो रेवेन्यू की जो खुफिया एजेंसी है, जब इनके घर पर जाती है तो एक जगह से 2 करोड़, दूसरी जगह से भी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मिलते हैं। तो 4.5 करोड़ तो इनके घर पे रखे हुए थे। बैंक बैलेंस छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी भी कितना इन्वेस्टमेंट है वो छोड़ दीजिए, बाकी जगह ये कहां से पैसे छुपाए होंगे, लॉकर्स में छुपाए होंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। ये शुद्ध रूप से 4.5 करोड़ और 50 लाख तो ये अपने शरीर पर लाद कर घूम रही थी। एक 33 साल की महिला, जिसे कह दिया जाए कि 15 किलो के आटे की बोरी उठा के या चावल की बोरी उठा के एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, उनसे होगा नहीं, लेकिन शरीर पर 15 किलो का सोना लाद कर ये एक देश से दूसरे देश आ जाती हैं और इस घमंड में चूर रहती हैं कि मैं तो बड़े अफसर की बेटी हूं, वो भी सौतेली बेटी हूं, लेकिन मैं बड़े अफसर की बेटी तो हूं ही, कम से कम डीजीपी साहब की बेटी हूं, मुझे कौन रोकेगा, मुझे कौन टोकेगा। और ये स्टेट के मुलाजिम और ये एजेंसियां क्या होती हैं, ये जो सिक्योरिटी जो होती है वहां पर, वो मेरे लिए नहीं होती, छोटे मोटे लोगों के लिए होती है। ऐसी मानसिकता पर ही जब खुफिया एजेंसी नजर रखती है तो उन्हें पता लगता है कि ये एमिरेट्स वाली फ्लाइट में जाती हैं, छोटी मोटी फ्लाइट्स में भी नहीं जा रही हैं, ये बहुत एमिरेट्स की जो फ्लाइट्स होती हैं बहुत ज्यादा महंगी होती है उनकी टिकट्स, उन सब फ्लाइट्स में जाती हैं, पूरे ठाट बाट के साथ जाती हैं। और यहां तक कि दुबई में भी उनका कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं था, किस लिए जा रही थी, किससे मिल रही थी, इस पर भी जानकारी जुटानी चाहिए। क्योंकि ये जो गोल्ड तस्करी का जो मामला है, सस्ते में सोना लाओ और बड़े मार्जिन के साथ भारत में बेच दो, क्योंकि भारत में तो लोग सोने के लिए पागल है, इन्हें कुछ भी बेच दो ये मान लेंगे। और ऐसे में ये जो लोग हैं कम समय में मोटा मुनाफा बनाने के लिए भारत के सारे कानून की जो जितने भी दांव पेच हैं उन्हें ताक पर रखकर अपना फायदा सोचकर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सोने की तस्करी करते हैं। फिलहाल के लिए मैडम गिरफ्तार हो चुकी हैं, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया था। उनकी जो तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं शुरू से, तो जो तस्वीरें हैं वो मैडम की जो एक हीरोइन वाली तस्वीरें थी, मैडम की गिरफ्तारी वाली भी तस्वीरें हैं। खुद जो उनके पिता है उनका कहना है कि देखिए बेटी की जब शादी हुई तब से उनका कोई लेना देना नहीं है।
अब डीआरआई अंदर ही अंदर जांच पड़ताल कर रही है कि अगर आपका लेना देना नहीं है तो ये सरकारी गाड़ी कैसे पहुंच जा रही है एयरपोर्ट के अंदर बड़े इत्मीनान से और मैडम बैठ के निकल जा रही है। किसी ने तो बोला होगा कि डीजीपी साहब की बेटी आ रही, गाड़ी भेजो, सरकारी गाड़ी भेजो। सरकारी पुलिस की गाड़ी पुलिस हेडक्वार्टर से निकलती है और एयरपोर्ट पे जाके तैनात होती है। किसके आदेश पे हो रहा था? कहीं डीजीपी साहब भी इसके अंदर मिले हुए थे? नहीं है। वो अपने आप को पाक साहब कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो कैरियर था उसमें कहीं भी कोई काला दाग नहीं लगा है और मेरी बेटी से कोई लेना देना ही नहीं है। बेटी से लेना देना नहीं तो गाड़ी कौन भेज रहा है बेटी के लिए? कौन हमदर्द है इस मुलजिम का जो बार बार उनकी मदद कर रहा है, वो भी सरकारी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए। डीआरआई ने पिछले 4 रिकॉर्ड ही देखे हैं, बाकी के रिकॉर्ड तो देखने बचे हुए हैं कि पिछले 4 रिकॉर्ड में तो साफ तौर पर पता लग गया है कि सरकारी मदद के सिवा इस तरीके का क्राइम हमारे देश में हो ही नहीं सकता था। और इसलिए ये जो एक्ट्रेस हैं ये फेवरेट बनती हुई चली जाती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे फिर से कहेंगे कि डिकोडिंग क्राइम अगर आप चाहते हैं या आप तक कोई ऐसी अच्छी इन्वेस्टिगेशन वाली स्टोरीज, कोई ऐसी कहानी जो आप समझना चाहते हो या चाहते हो कि हम उस पर रिसर्च करके आप तक पहुंचाएं, तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है और किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।